नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा के 10 जनवरी 2017 की सुबह की शिफ्ट के जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन ए प्लास्टिक स्ट्रा इज रब्ड विथ पॉलीथीन द काइंड ऑफ चार्ज दैट द प्लास्टिक स्ट्रा वुड कैरी। जब एक प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रा में जो चार्ज उत्पन्न होगा वो होगा। प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तब क्या होगा कि प्लास्टिक स्ट्रा पॉलीथीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज और पॉलीथीन के इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक स्ट्रा में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्लास्टिक स्ट्रा में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी वजह से जो प्लास्टिक स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होने की वजह से प्लास्टिक स्ट्रा निगेटिव चार्ज हो जाती है, जबकि पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक स्ट्रा पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इस तरह के आवेश से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं स्थैतिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी या आवेश को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उस उपकरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किस टाइप का चार्ज उत्पन्न हुआ है वह हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत हमको स्टेटमेंट पता करना है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव आउटवर्ड्स। सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती हैं। ये क्वेश्चन क्या है? श्वसन तंत्र से आया हुआ है। श्वसन तंत्र से आया हुआ है। जब हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं, सांस लेने के समय जो हमारा थ्रॉक्स होता है, थ्रॉक्स, इसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सांस लेने से हवा अंदर जाती है और हवा ज़्यादा रखने के लिए हमारे थ्रॉक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। इसकी वजह से जो हमारे रिब्स होते हैं या जो पसलियां होती हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। पसलियां बाहर की तरफ निकल आती हैं। इसके अलावा जो डायफ्राम नीचे के साइड होता है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है या सिकुड़ता है। तो जो डायफ्राम होता है वो क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नीचे की तरफ आता है। अब जब हम सांस निकालते हैं, सांस बाहर करते समय इसका उल्टा होगा। सांस बाहर करने को बोलते हैं एक्सलेशन और सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन। सांस लेने के समय हमारा ये थ्रॉक्स अपना ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा। हवा बाहर निकलेगी तो वॉल्यूम कम होगा और डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। मतलब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा और जो रिब्स हैं वो वापस आ जाएंगी। रिब्स या पसलियां वापस आ जाएंगी। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हुआ कि ड्यूरिंग एक्सलेशन मतलब सांस निकलने के दौरान, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां बाहर की ओर आती हैं, ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। जबकि सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर की ओर आती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। साथ में डायफ्राम भी क्या करता है? नीचे की ओर जाता है, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। सांस छोड़ने की तरह पसलियां अंदर की तरफ जाती हैं,
सांस लेते समय थ्रैक्स का आकार बढ़ता है या वॉल्यूम बढ़ता है, और सांस छोड़ने के दौरान थ्रैक्स का वॉल्यूम कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स भेजा। फाइबर्स से बनते हैं फैब्रिक, जिनका उपयोग हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं। तो जो फाइबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे, और दूसरे होते हैं कृत्रिम रेशे, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन, और कॉटन में क्या पाया जाता है, तो कॉटन बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज जो हमारा क्या है, वो हमारा पॉलीमर है। किसका? सेल्यूलोज का पॉलीमर कॉटन होता है, जो कि नेचुरल फाइबर है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो रेयन जो है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ये हमारा कृत्रिम फाइबर है। इसके अलावा अपना नाइलॉन, नाइलॉन का प्रयोग पैराशूट की रस्सी, या जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो मजबूत रस्सी की जरूरत पड़ती है, तो नाइलॉन भी क्या है, हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। इसी तरह पॉलिस्टर भी होता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और ईस्टर। पॉली का मतलब होता है बहुल, और ईस्टर, ईस्टर में सुगंध आती है, तो ईस्टर के पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम पॉलिस्टर का प्रयोग करते हैं, पॉलिस्टर को बनाते हैं। और पॉलिस्टर की विशेषता क्या होती है कि इस पर सिकुड़न नहीं आती है। पॉलिस्टर के जो कपड़े बनते हैं उनमें कॉटन की तरह क्या है, सिकुड़न नहीं आती है। इसके अलावा और जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं उनके एग्जाम्पल हैं टेरिलीन और पीईटी। अब यहाँ पर जो पूछा गया है, जो फाइबर्स का मिश्रण है पॉलीवूल, ये यहाँ पर क्या है, पॉलीवूल। अब कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो दो फाइबर के मिक्सचर या मिश्रण के द्वारा बनाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल, उनका शब्द भी क्या रहेगा, दोनों शब्दों का कॉमन हो जाएगा। जैसे आपका पॉलीकॉट, तो पॉलीकॉट के अंदर दो तरह के फाइबर हैं, एक है पॉलिस्टर और दूसरा है अपना कॉटन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पॉलीवूल, जो कि पेपर में पूछा गया है। तो पॉलीवूल के अंदर क्या हो सकते हैं, एक रहेगा पॉलिस्टर और दूसरा रहेगा वूल। इस तरह से इसका आंसर हो गया अपना पॉलिस्टर प्लस वूल। तीसरा एग्जाम्पल है अपना टेरिकॉट, टेरिकॉट के कपड़े बोलते हैं पुराने जमाने में टेरिकॉट। ये टेरिकॉट भी दो फाइबर का मिक्सचर होता था, जिसके अंदर एक तो होता था टेरिलीन, टेरिलीन, और दूसरा कॉट से क्या हो जाएगा, कॉटन। इस तरह से हमारे फाइबर के बारे में यदि दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उनका जवाब हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, balls of the arteries are thick and elastic because धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि, ठीक है। तो ब्लड के सर्कुलेशन में दो तरह की हमारी नसें होती हैं, एक पहला होती है वेन और दूसरी वेन को बोलते हैं हम सिराएं, और दूसरी होती है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज जो है इनको बोलते हैं धमनियां। वेन्स क्या करती है, वेन्स जो है हमारे अलग अलग पार्ट से ब्लड को हृदय की तरफ ले जाती है। मतलब सिराओं में जो ब्लड का फ्लो होता है
वो अलग अलग ऑर्गान से, अलग अलग बॉडी के ऑर्गान से हृदय की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है। अब हार्ट से वापस ना लौट के आए तो ये क्या होता है, इनके अंदर एक सिरे पर क्या है, हमेशा वाल्व लगा होता है जिससे ब्लड वापस नहीं आ पाता है। इसके अलावा ये पतली होती है, इनकी जो थिकनेस होती है वो क्या है, कम होती है। इसके विपरीत और जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही को ही लंग क्या है, साफ करती है। जब साफ हो जाता है तो इस ब्लड को क्या है, हार्ट क्या है, वापस भेजता है आर्टरीज के द्वारा। तो आर्टरीज से भेजा हुआ ब्लड कैसा रहता है, वो रहता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है। और हृदय में क्या, हृदय पंप की तरह काम करता है, तो उससे निकलने वाला ब्लड क्या है, बहुत तेजी से निकलता है और रुक रुक के निकलता है, मतलब वाइब्रेट करता है ना, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए जो सिराएं हैं, आपकी धमनियां हैं, ये मोटी होती हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है, साथ में फ्लेक्सिबल भी होती हैं। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात तो सही है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हार्ट से ले जाती हैं और हार्ट से निकलने वाले ब्लड में ज़्यादा प्रेशर होता है और फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से ये मोटी और इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये हमारा आसाम में है। इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जबकि सतपुड़ा नेशनल पार्क जो पचमढ़ी बायोस्फीयर है, मध्य प्रदेश में। बायोस्फीयर क्या होते हैं, बायोस्फीयर जो है बहुत बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर हम वाइल्ड लाइफ को, प्लांट को और वहां पर रहने वाले ट्राइबल्स जो होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो भी अपना स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग कर सकें। तो इस बड़े क्षेत्र को बायोस्फीयर कहते हैं। और इसी बायोस्फीयर के अंतर्गत कुछ एरिया है जिसको हम सतपुड़ा नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस एक्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस गैस इज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेम एक्स। गैस एक्स चूने के पानी को दूधिया बना देती है। यह गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री है। एक्स का नाम बताइए। एक्स नाम की एक गैस है जिसकी दो क्वालिटी दी हुई है। पहली क्वालिटी इसकी दी हुई है कि जब ये गैस, हमको मालूम है कि ये गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जब लाइम वाटर, चूने के पानी का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, हाइड्रेटेड लाइम। जब ये हाइड्रेटेड लाइम से रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। और ये सफ़ेद PPT प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसी की वजह से जो चूने के पानी है उसका कलर सफ़ेद हो जाता है। तो इस गैस के दो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड का ये गुण होता है। दूसरा गुण बताया है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। तो हम जानते हैं कि जो हरे पत्ते होते हैं
या दिन में पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन का मतलब है यहाँ पर ग्लूकोज को बनाते हैं। तो इस गैस का नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से गैस के दो गुण दिए थे और गुण के हिसाब से हमको गैस को पहचानना है। कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य रूप से यही दो गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट होता है NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका प्रयोग हम बेकिंग सोडा या उसी को बोलते हैं खाना बनाने वाला सोडा, खाने में प्रयोग होने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। जितने भी सोडा होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय या बेसिक होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका क्या नाम हैगा, रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी तरह से दूसरा सोडा होता है जिसे बोलते हैं वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग होता है। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन आता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सोडे के फॉर्मूले और नाम अलग अलग हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट मतलब कपड़े धोने वाला सोडा। दोनों ही सोडे हैं, उनकी प्रवृत्ति बेसिक होती है, और बेसिक होने की वजह से ये लाल लिटमस को नीला कर देते। क्षार की पहचान क्या है कि ये दो तरह के लिटमस होते हैं, लाल और नीले। यदि इन पर क्षार डाला जाए तो लाल लिटमस को नीला कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नैनो सेकंड है। नैनो का मतलब होता है किसी चीज का 10⁻⁹ हिस्सा। तो ये यूनिट में काम आते हैं। जैसे सबसे पहले छोटा होता है सेंटीमीटर, सुना है ना, तो सेंटी का मतलब होता है मीटर का 100वां हिस्सा, 1/100 पार्ट, सेंटी का मतलब हो गया। इसी तरह से मिली बोलते हैं, मिलीलीटर, मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है किसी का 1000वां हिस्सा, 1000 पार्ट। अब इससे और छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 1/10⁶ पार्ट। इससे भी छोटा जाएंगे तो वो होता है अपना नैनो, और नैनो का मतलब होता है 1/10⁹ पार्ट। अब 10⁹ का मतलब हुआ कि इस पर 9 जीरो रख देंगे, 9 जीरो रख दिए, 1 2 3 6 7 8 9। यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कैसे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये जो आ गया आपको 9 जीरो की वजह से ये 10, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर 3 जीरो होते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो जो नैनो होता है वो हमारा 10⁻ या 1 अरबवां, और अरब को अंग्रेजी में बोलते हैं बिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख, राइट। इससे छोटी यूनिट भी होती है, उसको बोलते हैं पिको। पिको का मतलब है 1/10⁻12 पार्ट। तो इस तरह से
हमारा आंसर हुआ 1 नैनो सेकंड का मतलब है सेकंड का 1 अरबवां पार्ट हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन स्टैंड इन ए फ्रंट ऑफ ए मिरर एन इरेक्ट इमेज वेयर राइट appear लेफ्ट एंड लेफ्ट appear राइट इज ऑब्टेन्ड, द मिरर इज एन एग्जाम्पल। एक मिरर बताया गया है, जब एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है एक सीधी छवि आती है जहां दायां बायां लगता है और बायां दायां, ऐसा दर्पण। तो घर में हम जो मिरर का यूज करते हैं, घर में जो मिरर करते हैं वो होता है हमारा प्लेन मिरर, या इसके लिए चेहरा देखने के लिए प्लेन मिरर या समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बायां जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड है यदि, तो वो हमारा क्या है, मिरर के अंदर कैसा दिखाई देता है, ये जो लेफ्ट, जब यहाँ पर हमारा इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो ये इधर आ जाता है और ये वाला इधर पहुंच जाता है। इस तरह से लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये किस में होता है, प्लेन मिरर में। और इमेज कैसी रहती है, सीधी, मतलब सिर ऊपर ही रहता है और पैर नीचे ही रहते हैं। दूसरे जो मिरर होते हैं वो होते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमारी रेज ये जो अंदर वाला हिस्सा है इस पर पड़ती है, ऐसे मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। जबकि दूसरा मिरर होता है कॉन्वेक्स, इसमें यहाँ पर रेज या किरणें पड़ती हैं, तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स, जो बाहर की ओर उठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क बॉर्म। सिल्क बॉर्म का जीवन चक्र के बारे में पूछा। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र है, तो सिल्क बॉर्म, रेशम का उत्पादन हम रेशम के कीड़ों को पाल के करते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, रेशम के कीड़ों को पालने के को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सेरीकल्चर का मतलब क्या है, मतलब रेशम का उत्पादन। अब जो रेशम के उत्पादन के लिए इसकी जो फीमेल रेशम का कीड़ा होता है वो सहतूत का पेड़ होता है, सहतूत या मलबरी, मलबेरी के पेड़ की पत्तियों पर ये अपने अंडे देते हैं। तो पहला काम तो हो जाएगा, उससे निकलेगा अंडा, और अंडा जो है हमारा धीरे धीरे कुछ समय बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर या लार्वा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इल्ली, तो इल्ली भी बोलते हैं। तो अंडे से बना हमारा कैटरपिलर, और कैटरपिलर और बड़ा हो जाता है तो वो बन जाता है प्यूपा, और प्यूपा में जब कुछ समय और ग्रोथ होती है तो पूरा रेशम का कीड़ा बोल जाता है, जिसे बोलते हैं एडल्ट या वयस्क रेशम का कीड़ा। तो इसकी साइकिल क्या हुई, सबसे पहले एग के बाद हमारा इल्ली के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद वयस्क। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो मेंढक का दिया है कि एग, टेडपोल और एडल्ट। मेंढक जब अंडे देते हैं मेंढकी, तब अंडे देने के बाद सबसे पहले अंडा होता है, फिर हमारा फ्रॉग होता है, उसका टेडपोल होता है, और टेडपोल के भी 2 चरण होते हैं। एक होता है अपना अर्लियर चरण, अर्ली टेडपोल, और अर्ली टेडपोल कुछ समय बाद लेट टेडपोल में बदल जाता है। तो टेडपोल वाले का जी मेंढक वाला क्वेश्चन आता है तब आपको ऑप्शन बी करना है, और फिर लेट टेडपोल जो हमारा है कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग में, मेंढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन समर पीपल प्रेफर वियरिंग। गर्मी में लोग यह
पहनना पसंद करते हैं। तो दो तरह, एक होती है ब्लैक बॉडी और एक होती है वाइट बॉडी। ब्लैक बॉडी जो एग्जाम्पल है वो डार्क कलर का एग्जाम्पल है, और वाइट बॉडी है वो लाइट कलर का एग्जाम्पल है। ब्लैक बॉडी जो होती है वो ऊष्मा को अच्छे और शोषक होते हैं, मतलब गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या हीट। ये लाइट और हीट को क्या करते हैं, अच्छी तरह से शोषित कर लेते हैं, ठीक है। जबकि लाइट कलर जो होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, वो लाइट को कम शोषित करते हैं, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से इनमें जब हम गर्मी पड़ेगी तो हमारे कपड़े गर्म नहीं होना चाहिए, जिससे हमें गर्मी ना लगे। इसके लिए कपड़ों का कलर लाइट होना चाहिए, जबकि सर्दी के समय हमको डार्क कलर के कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड दिस शोज। ठीक है, बैटरी में क्या है, इलेक्ट्रोड होते हैं और कोई सॉल्यूशन होता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है या किसी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और करंट फ्लो होता है तो वो सॉल्यूशन अपने कंपाउंड या एलिमेंट में टूट जाता है। तो ये जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एग्जाम्पल है। जबकि यदि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव का एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रिक आयरन, और हमारा जो है इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, रूम हीटर, और आपका गीजर। ये हमारे विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे तो जो हमारी डोर बेल होती है और दरवाजे वाली घंटी, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज सामान उठाने के लिए करते हैं, वो भी क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत प्रवाह का प्रदीपन प्रभाव, लाइट किस में जलती है, ट्यूबलाइट में और बल्ब में। तो ये एग्जाम्पल है इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। When we stand in front of our dressing table combing our hair, our left hand appears to be on the right and right appears to be on the left in the image. This phenomena is known as, जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बाएं हाथ दाएं तरफ दिखता है और दाएं हाथ बाएं तरफ। ये प्रक्रिया कहलाती है। तो सेम क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग टेबल में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और समतल दर्पण में जब हम अपनी इमेज देखते हैं तो सीधी बनती है, और क्या होता है उसके अंदर, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड था तो यहाँ पर इमेज बनेगी, उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है और समान आकार की बनती है। इसलिए ये वाला हाथ हमारा इधर आ जाएगा और ये उतनी दूरी पे पीछे चला जाएगा। अब क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड था और ये राइट हैंड था, तो यहाँ जाके हो राइट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या लेटेरियल इन्वर्जन। मायोपिया के बारे में भी जानना है, जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दोष लगा हुआ है, लेकिन दृष्टि हमारी कैसी अच्छी रहती है, निकट की दृष्टि अच्छी रहती है, साफ दिखाई देती, अच्छी रहती है। दूर की दृष्टि हमारी खराब हो जाती है। इसके लिए जो हम लेंस का प्रयोग करते हैं
वो लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस निकट दृष्टि दोष में हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पार्ट ऑफ ए फैट डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, हमको की सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है। जब हम जो भोजन लेते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या वसा और विटामिन्स और मिनरल होते हैं। अब ये हमारा पाचन तंत्र इनको क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको सिंप्लीफाइड मटेरियल में बदल देता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फैट को, तो बाइल जूस जो है हमारा लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लीवर या यकृत से। और ये जो क्या करता है, फैट के कॉम्प्लेक्स या बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं फैट को, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, माने ब्रेक डाउन कर देता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। राइट, ठीक है। इसी तरह से और ये कन्वर्ट होके, फैट जो कन्वर्ट होके आखिर में किस में जो हम यूज करते हैं बॉडी, वो ग्लिसरॉल बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। इसी तरह से प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन पाचन तंत्र में कन्वर्ट होकर एमिनो एसिड, तो हमारी बॉडी जो यूज करती है वो एमिनो एसिड का प्रयोग करती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के रूप में लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर या ग्लूकोज में। इसका मतलब ये क्या है, इस तरफ वाले हैं हमारे कॉम्प्लेक्स और ये जो है हमारे उन्हीं के सिंप्लीफाइड सिंपल रूप। राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी में होता है पैंक्रियास से निकलता है, इसका प्रयोग क्या होता है, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको नष्ट करने में होता है, बैक्टीरिया नष्ट करने में होता है। पेप्सिन जो हमारा जो हार्मोन है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज, बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। तो पहली सॉइल दी हुई है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल, उसका एग्जाम्पल है जो हम काली मिट्टी देखते हैं ना, वो सब क्ले होती है, काली मिट्टी, और इसके अंदर फाइनर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल की मात्रा अधिक होती है, फाइनर पार्टिकल अधिक होते हैं। तो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल पाए जाते हैं क्ले में। इसके बाद जो बड़े साइज के पार्टिकल की मात्रा जो होती है वो सैंडी सॉइल में ज्यादा होती है। और इन दोनों के बीच की जो सॉइल होती है वो कहलाती है सिल्टी सॉइल। मतलब क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे, उसके बाद बड़े हो गए सिल्ट में, और सिल्ट से बड़े होते हैं सैंडी सॉइल। लेकिन हमारे पौधों के लिए, अच्छी फसल के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो होती है लूमी सॉइल। और लूमी सॉइल हमारी इन तीनों का मिक्सचर होती है, मतलब उसके अंदर क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है और रेत भी होती है या सैंड भी होती है। ठीक है, ये क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इसको पानी को रोक के रखने की क्षमता अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए दोमट मिट्टी जो है वो खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ब्लड सेल्स कंटेन ए रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड। अब हम रक्त की बात कर लेते हैं। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं में
लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। तो ब्लड जो होता है उसमें एक तो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, जिनको लाल हृदयिक कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का कलर लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड करता है, मतलब जो सांस से ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ये ले जाता है शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के पास, विभिन्न ऊतकों के पास, और उसके बाद हर सेल को ये ऑक्सीजन मिलती है, सेल या कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है। तो लाल रंग का जो पदार्थ होता है वो कहलाता है हीमो। इसके अलावा WBC भी ब्लड के अंदर होती है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक का काम करती है, मतलब बीमारियों से लड़ने का काम करती है, बीमारियों से लड़ने का काम करती है। इसके अलावा प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है या फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड में तो सुना है, ये सभी वर्ड सभी लोग सुनते रहते हैं, और एक होता है इसमें प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है कि जब हमारे शरीर पर किसी तरह की इंजरी हो जाती है या कट लग जाता है तो खून बहने लगता है, और खून को जमाने का काम, खून को का थक्का जमाने का काम हमारी प्लेटलेट्स करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, द वेव ए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो लाइट क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए लाइट के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि साउंड वेव या ध्वनि तरंगों के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, या सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस। जबकि समुद्र तरंग ये तो तभी चलेंगी जब हवा चलती है और पानी होगा, तभी क्या है, सी वेव जो उठेंगी। इसी तरह से भूकंप की तरंग जो उत्पन्न होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही पहुंच सकती हैं। तो तीनों के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, और लाइट वेव के लिए हमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट आंसर लाइट वेव्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, अनुकूल परिस्थितियों के तहत अमीबा की वजह से अलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। एसेक्सुअली का मतलब क्या है? सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट को बोलते हैं। सिंगल प्रोडक्ट पेरेंट की वजह से यदि रिप्रोडक्शन होता है तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअली। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग नहीं लेते हैं। अब अमीबा, यदि हम बडिंग की बात करें तो बडिंग का जो एग्जाम्पल है, मुकुलन का एग्जाम्पल वो है, अपने को याद करना है, हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह ईस्ट में भी बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जबकि अमीबा में बाइनरी फिजन या द्विअंगी विखंडन होता है। तो अमीबा किसका एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन के लिए? एक तो इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा बाइनरी फिशन। फिशन माने होता है टूटना या विखंडन। तो ये अमीबा होता है, जिसका कोई रेगुलर शेप तो होता नहीं है, और इसने अपना इस तरह का शेप बना लिया। जब इसको रिप्रोडक्शन करना है, बीच में से ये टूट के दो टुकड़ों में बट गया यहाँ पे, और इनको जो बनने के बाद ये दो अलग, पहले दोनों जुड़े हुए थे अब अलग अलग हो गए, और इनको बोलते हैं डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बीडिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ बीड्स। खरपतवार की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान छटाई करना सबसे सही रहता है।
खरपतवार क्या होती है हमारी? अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, इनडिजायरेबल प्लांट होते हैं और जिनको बोलते हैं बीड। अनडिजायर, जिनकी हमें चाहत नहीं है फिर भी फसल के साथ उगाते हैं, उनको बोलते हैं बीड। ये बीड जो होते हैं जमीन के अंदर के पोषक तत्वों को और पानी को खींच लेते हैं और जिसकी वजह से फसल क्या है हमारी कमजोर हो जाती है। तो इनको हटाना जरूरी है। अब इनको हटाने के लिए सबसे अच्छा समय कब है? जब पौधे के अंदर फूल लगने वाले होते हैं या पौधा फूल से सीड बन रहा होता है, उसके अंदर सीड। तो ये हमको खरपतवार हटाना सबसे अच्छा समय क्या है? बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, फूल और बीज निर्माण से पहले। और खरपतवार को हटाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं खुरपी। आपसे पूछा जाए खुरपी क्या है, तो ये बीज हटाने का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर व्हेन करंट इज पास्ड डिपेंड ऑन। ठीक है, पहले तो हम करंट को देख लेते हैं कि किसी वायर में यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस जो है, ऊष्मा जो पैदा होती है, गर्मी जो पैदा होती है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो करंट के ऊपर, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। दूसरी बात, जिसके अंदर फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है। करंट ज्यादा, हीट ज्यादा, इसी तरह रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या है, कम पैदा होगी। मेटल जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, प्रतिरोध कम होता। अब रेजिस्टेंस, हीट पैदा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पर, मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल, जैसे कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो कॉपर में कम हीट डेवलप होगी। आप देखेंगे कि जो रूम हीटर होते हैं उसमें नाइक्रोम की कॉइल यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसको यूज करते हैं। तो एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, साथ में लंबाई, जो वायर है उसकी लंबाई पर। वायर की लंबाई ज्यादा होगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और हीट भी ज्यादा होगी। लंबा वायर, हाई रेजिस्टेंस, मोर हीट। लंबा वायर मतलब मोर हीट, और शॉर्ट वायर जो रहेगा, छोटा वायर रहेगा तो उसमें लेस रेजिस्टेंस, लेस हीट, लेस। अब मोटाई की बात कर लेते हैं। एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, तो यहाँ पर उल्टा है, मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा थिक वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। थिक वायर लो रेजिस्टेंस, और थिन वायर पतला वायर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस। तो इन सब बातों को याद रखना है तो हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो लेंथ के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल धातु की प्रकृति और उसकी मोटाई, तीनों चीजों पर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच प्लांट टेक इन। ठीक है, पत्तियां, पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और ये पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। पत्तियां भाग लेती हैं प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में,
गैस एक्सचेंज, माने इसमें जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो पत्तियां क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगी, CO2 अंदर जाएगी और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है कि किसके स्टोमेटा से क्या ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए फ्यूज इज दैट, फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत पथ का सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस या सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज की वजह से यदि कोई फॉल्ट होता है या ओवरलोडिंग होती है तो जो हमारा क्लोज सर्किट है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जा रहा है वो क्या है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और डैमेज होने से बच जाता है। अब फ्यूज जो बनाते हैं, फ्यूज में जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए जिससे अधिक हीट को उत्पन्न करेगा, मोर हीट जनरेट होगी। और साथ में फ्यूज कैसा होना चाहिए, सर्किट कब ब्रेक होगा, जब ये फ्यूज टूट जाए। तो टूटने के लिए इसको क्या है, पिघलना जरूरी है गर्म होके, इसलिए इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूज के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो जल्दी गर्म होना चाहिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो वो जल्दी गर्म होगा और साथ में उसका गलनांक कम होना चाहिए जिसकी वजह से वो पिघल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट हीटेड क्विकली एंड मेल्ट। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है कि फ्यूज के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं। तो फ्यूज के लिए हम एक ऐसे एलॉय का यूज करते हैं जो कि लीड और टिन से मिलके बना होता है। तो लीड का मतलब होता है हिंदी में जस्ता और टिन तो टिन ही होता है। जस्ता और टिन का यूज हम फ्यूज के मटेरियल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्पल फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम ए ट्री ड्यू टू, एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है। जब कोई भी सेब या फल है या कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे आ जाती है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या बताया गया है कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसे बोलते हैं आकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेब और पृथ्वी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का साइज क्या है, बहुत बड़ा। अर्थ जो है उसका साइज सेब की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये पेड़ को, ये सेब को या किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगी। जो अपनी तरफ खींचेगी तो नीचे ही तो आएगा क्योंकि धरती क्या है, नीचे है और फल ऊपर है। तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं या पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को और खींचती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक द्वारा पैदा होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे आवेश द्वारा पैदा होते हैं। और जब हम किसी काम को करते हैं तो मसल का यूज करते हैं, तो मस्कुलर एक्शन से जो फोर्स डेवलप होता है वह कहलाता है अपना, जैसे किसी बॉक्स को धक्का देना है, डंबल उठाने हैं, तो इसमें हम पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक्स इज,
चारकोल। चारकोल क्या है? चारकोल यदि हम वुड या लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भंजक आसवन करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको चारकोल मिलता है, चारकोल मिलता है, राइट। चारकोल, ये चारकोल कैसा रहता है अपना? एब्जॉर्ब। ये वाटर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट प्लांट, पानी शोधन वाला, जहाँ पर पानी की सफाई की जाती है पीने के पानी की, वहाँ पर ये जो गंदगियां हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये क्या होता है? चारकोल क्या है? गुड एब्जॉर्बेंट, गुड एब्जॉर्बेंट है। कोक क्या होता है? कोक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे शुद्ध रूप कार्बन का ये जो है कोयले में कोक होता है, राइट। अब कोल से, जब हम कोयले से कोक को बनाते हैं तो उसमें क्या है? कोल गैस निकलती है, जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कोल तार, ठीक है। लकड़ी के अपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा एक ब्लैक कलर का काला लिक्विड निकलता है, ब्लैक लिक्विड को हम बोलते हैं कोल तार। इसका यूज पहले, आजकल तो रोड बनाने के लिए बिटुमन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके पूर्व क्या करते थे? कोल तार को ऊपरी लेयर पर बिछाते थे, काला वाला। लेकिन इसमें कमी क्या थी कि गर्मियों में इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता था और इस पर निशान बन जाते थे। तो अब यूज करते हैं बिटुमन, लेकिन कोल तार है, इसके बहुत सारे और भी उपयोग हैं। उनमें से क्या क्या उपयोग हैं? आपका ये लिखा है कि इसको पेंट बनाने में उपयोग करते हैं, विस्फोट में, एक्सप्लोजिव बनाने में, प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। इसके अलावा नेफ्थलीन बाल और तैयार कर लेते हैं, नेफ्थलीन बाल, नेफ्थलीन बाल जो हम सिंक्स में या टॉयलेट में रख देते हैं, सफेद कलर की बॉल्स होती हैं, वो नेफ्थलीन बॉल होती हैं। और इनका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये सबलाइम हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में हो जाती हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और नेफ्थलीन बाल किसके द्वारा बनाई जाती है? तारकोल के द्वारा। इसके अलावा कोल तार का प्रयोग हम मेडिसिन्स में भी करते हैं, ड्रग्स में करते हैं, ठीक है, डाइज में भी करते हैं, कलर बनाने के लिए करते हैं ये, ठीक है, छतें बनाने के लिए करते हैं। तो कोल तार के बहुत सारे उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावरी इज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग। जहाँ पर किले होते थे या पुरानी जगह होती थी, पुराने शहर हैं, वहाँ पर बावरी पाई जाती हैं। और बावरी क्या है? बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं, जिनमें पुराने समय में पानी को कलेक्ट करके, और इनमें क्या है? पूरा प्लेटफार्म भी होता है और नीचे उतरने के लिए क्या है? सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो कुएं के रूप में ना होके इनके अंदर सीढ़ियाँ होती है। इस बड़े भारी टैंक को क्या कहते हैं? बड़े अंडरग्राउंड टैंक प्राचीन काल के क्या कहलाते हैं? बावरी। तो इनमें क्या कलेक्ट करके रखा जाता था? वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद एक बार।